संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है सिक्स्थ से लेकर 12th क्लास तक की NCERT पुस्तक जो हमारी संस्कृत विषय की है, जैसे रुचिरा भाग 1, रुचिरा भाग 2, रुचिरा भाग 3, फिर उसके बाद हमारी शेमुषी भाग 1, शेमुषी भाग 2, इसके बाद हमारी शाश्वती भाग 1 और शाश्वती भाग 2। तो हमसे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है प्रिय विद्यार्थियों कि 9th क्लास की पुस्तक है उसका नाम क्या है या फिर उसका अर्थ क्या है। तो ये भी हम साथ साथ क्लास में जानते ही रहेंगे, जैसे जैसे हमारी क्लास आती रहेगी उस पुस्तक का नाम भी और उसका अर्थ भी। आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट सूचना है कि अगर आपको ज़्यादा इसको डीपली पढ़ना है, जैसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने तो 6th से लेकर के 12th तक की पूरी NCERT क्या कर ली है, समझ भी ली है अच्छे से, और मुझे लगता है कि उनकी अच्छे से रिवीजन भी हो गई है। लेकिन जो विद्यार्थी जो मैराथन देख करके आज पहली बार चैनल पर आए हैं, तो उनको बता दिया जा रहा है कि ये 6th से लेकर के 12th तक की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। जैसे ही आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि 6ठी से लेकर के 12th तक की, और 2024 वाली आपको देखनी है क्योंकि उसको मैंने इतना डीपली करवाया है। 2023 वाली में मैंने शॉर्ट करवाया था ओनली। 2024 वाली में मैंने साथ में श्लोक वगैरह भी रखे हैं, जो श्लोक इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। श्लोक के साथ साथ उनके अंदर व्याकरण क्या है। तो वो क्लास आपके लिए ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगी क्योंकि 8वीं तक की तो शायद हमारी आधे घंटे में या 1 घंटे में ही कवर हो रही है, और 12th तक की टोटल मिला करके चलें तो लगभग 7 से 8 घंटे के अंदर आपकी जो क्लास है, 7 से 8 घंटे के अंदर आपकी वो सभी डीपली क्लासेस जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि जिनमें अगर पढ़ने की लगन होती है तो वो विद्यार्थी कर नहीं सकता। अब जैसे मुझे हरियाणा जीके करनी थी, तो मेरी हरियाणा जीके बिल्कुल जीरो थी, ये समझ लीजिए। मैं कभी पढ़ती ही नहीं थी हरियाणा जीके को। लेकिन मैंने क्या किया, एक क्लास देखी और उस क्लास में मैंने लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं जो हमारे स्टेट में आते हैं। क्या आते हैं जो हमारे स्टेट में आते हैं या कोई भी एग्ज़ाम में जहाँ हरियाणा जीके आती है, वो सभी कंप्लीट कर दिया। तो इट मीन्स कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए। लगन होगी तो आप उसको 2 दिन, और मैंने 2 ही दिन लगाए, 2 दिन के अंदर हमारी हरियाणा जीके कंप्लीट हो गई। अब वो मुझे याद है कि नहीं है, वो मुझे थोड़ा सा रिवाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे वो टीचर हो या कोई भी हो, रिवाइज करना ही पड़ता है। आप सभी ने सुना ही होगा कि हम जितना किसी चीज़ को अभ्यास करते हैं हम उतना ही निखरते जाते हैं। तो कभी भी आप ये मत सोचा कीजिए कि मैम जी मैंने ये जो है टॉपिक 10 दिन पहले पढ़ा था, मैं आज फिर भूल गई हूँ, मैंने ये क्वेश्चन लगा करके देखा हुआ नहीं है। तो ऐसा सभी के साथ होता है। मुझे भी एक एक टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत बार उसी टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, तब जा कर के अच्छे से याद रहता है। इसलिए आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेकर के नहीं चलनी है। जैसे जैसे आपको लगता है कि आप ये टॉपिक भूल रहे हो, उस टॉपिक को आप फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, वो फिर से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप वो सारी क्लासेस देख सकते हैं जो चैनल पर नए जुड़े हैं, जो मैराथन देख करके क्लास पर आए हैं। लेकिन अगर आप वो सभी क्लासेस भी नहीं देखना चाहते हैं, फिर भी ये क्लास आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कक्षा 6ठी की सबसे पहली पुस्तक है कक्षा 6ठी, जिसको हम 6th क्लास कह सकते हैं। तो इसमें जो हमारी पुस्तक का नाम है वो क्या है, रुचिरा। क्या है, रुचिरा। रुचिरा हमारी पुस्तक का नाम है। 6ठी क्लास की पुस्तक है रुचिरा भाग 1, 7वीं क्लास की पुस्तक है रुचिरा भाग 2, और 8वीं क्लास की पुस्तक है हमारी रुचिरा भाग 3। मीन्स कि नाम सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ पार्ट में डिफरेंस आता है। पार्ट 1 6th क्लास, पार्ट 2 7th क्लास, पार्ट 3 8th क्लास।
और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का क्वेश्चन आता रहता है कि मैम आप हमें ये जो है NCERT करवा रहे हो, तो इससे रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो मैंने इस क्लास के लास्ट में PYQ भी डाले हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर में 2022 में और 2023 में पूछे गए हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल एंड तक देखना है। बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये क्लास आपके लिए रहने वाली है, ये मेरी गारंटी है आप सभी को। तो सबसे पहले हमारी रुचिरा जो भाग है उसका अर्थ आप सभी जानते ही होंगे। रुचिरा का अर्थ यही होता है जो रुचि का होता है, अर्थात किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना, रुचि होना, उसी को हम रुचिरा बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा सिक्स्थ क्लास का पहला पाठ आता है, पंचमय पाठ है। क्या आता है? पंचमय पाठ है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने पहले 4 पाठ क्यों नहीं रखे? तो अगर आपको यकीन नहीं होता है तो सिक्स्थ क्लास की पुस्तक उठाइए और देखिए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पाठ के अंदर है क्या, क्यों नहीं रखा है। और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करवाती हूँ, ये सभी विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं। इसलिए आप मुझे कमेंट करके मत बोला कीजिए कि मैम आप कोई भी पुस्तक जो है कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं। जैसे मैंने पहले वाली जो वीडियोस डाली थी तो उसमें एक आध बच्चे ने कमेंट किया था कि आप तो कोई भी जो पुस्तक है वो कंप्लीट नहीं करवा रही हो। तो मतलब क्या ही रीज़न रह जाता। आप इतने बड़े हो चुके हो, आप कोई छठी क्लास के बच्चे नहीं हो जिनको ये भी समझाना पड़ेगा कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे एस्टेट के एग्ज़ाम को लेकर के पढ़ना है, हमें छठी क्लास का एग्ज़ाम दे करके नहीं आना है। हमें ऐसा नहीं है कि छठी क्लास में बैठ करके हम रिटन एग्ज़ाम दे करके आएंगे। हमें सिर्फ अपना एस्टेट एग्ज़ाम देना है, चाहे वो एस्टेट हो या फिर NCERT कहीं पर भी आ रही हो वहाँ पर। तो इसलिए प्लीज़ ऐसे कमेंट मुझे मत कीजिएगा, इससे मुझे ना बहुत इरिटेट होता है कि आप सभी को ये भी नॉलेज नहीं है कि आपके सिलेबस में पूछा क्या जा रहा है और आपको पढ़ना क्या है। बोल देते हो बस कि मैम आपने ये नहीं करवाया, ये नहीं करवाया। तो आपको जो चीज़ करवाई जा रही है बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड करवाई जा रही है। अब आ रहा है हमारा पहला, जो हमारा सिक्स्थ क्लास का पंचम पाठ है वो है वृक्षाः। तो वृक्षा में हमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वृक्षा पाठ की शुरुआत कैसे होती है। तो वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। हमें उठा करके ये दिया जा सकता है कि वने वने निवसन्तो वृक्षाः, यह जो पाठ है किसके द्वारा लिखा गया है, यह गीत जो है, तो ये हमें याद होना चाहिए। डॉक्टर हर्षदेव माधव द्वारा लिखा गया गीत है। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर हर्षदेव द्वारा लिखा गया गीत है। सिर्फ आपको यही याद रखना है 5वें पाठ में। फिर हमारा एक और आता है, इसके बीच में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता हमारा 12वां पाठ जिसका नाम है विमान यानम रचयाम है, अर्थात विमानयान। विमानयान किसको बोलते हैं? जैसे आज के ज़माने में हम हवाई जहाज़ कह देते हैं। विमान मतलब जो हवा में उड़ता है। यानम अर्थात यान आप सभी जानते ही हैं, साधन को बोलते हैं। और रचयाम है अर्थात रचना करते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि यहाँ विमान यानम रचयाम है, अर्थात विमान यान की रचना करते हैं। जो साधन हवा में उड़ता है उसकी रचना करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक या 2 लाइन दे करके भी पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर में इस प्रकार पूछा भी गया है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी PYQ, या फिर एक बार दिखाई देती हूँ कि किस प्रकार से पूछा जाएगा। ये देखो, ये वैसे है और किसी का, ये हम पाठ करेंगे साथ में अभी NCERT में, लेकिन आपको समझाने के लिए है कि पहली लाइन है ये किसी पाठ की, NCERT के किसी पाठ की पहली लाइन है। तो इस प्रकार से भी हमें लाइन दे करके पूछ ली जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये मैं यही बताना चाह रही थी बस यहाँ पर आपको। आई होप। देखो, फिर हमें ये देख करके पूछा जा सकता है कि राघव माधव सीते ललिते। फिर पूछा जा सकता है कि विमान यानम रचयाम है, ये पाठ किसका है? तो ये डॉक्टर विश्वास का है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इस पाठ का नाम क्या है? तो ये है विमान यानम रचयाम है।
किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर विश्वास के द्वारा। अब आप याद इसको किस प्रकार से रखोगे? विमानयानम है तो वी यहाँ पर, यहाँ से वी उठाओ और यहाँ पर वी रख दो, तो विमानयानम विश्वास द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। अब हमारी क्लास आ जाती है 7th क्लास। क्लास कौन सी है? 7th क्लास। ये हमारी 7th क्लास की पुस्तक है जिसका नाम क्या है? रुचिरा भाग 2। रुचिरा भाग 2, जिसको हम द्वितीय भी कह सकते हैं या फिर ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसका नाम क्या है? रुचिरा भाग 2। अर्थ समझ ही लिया है कि रुचि का अर्थ होता है रुचि। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है दूसरा पाठ जो है रुचिरा भाग 2 का, दुर्बुद्धि ही विनश्यति। दुर्बुद्धि ही विनश्यति अर्थात बुरी बुद्धि वाला क्या हो जाता है? विनश्यति अर्थात नाश से युक्त हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, जिसके पास बुद्धि ही नहीं है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है? विनष्ट हो जाता है। आप इसको इस प्रकार से मान करके चल सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति एस्टेट की तैयारी कर रहा है और उसके पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि मुझे एस्टेट के अंदर पढ़ना क्या है, तो उसका एस्टेट क्वालिफाई करने में कोई भी सहायता नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से इस अर्थ को लेकर के चल सकते हैं। तो यहाँ पर यह जो पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति, ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो यह जो पाठ है आप देख सकते हैं, यह पाठ पंचतंत्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पंचतंत्र से। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंडित विष्णु शर्मा है, आप सभी जानते ही हैं। पंचतंत्र के 5 भाग है। क्या है? 5 भाग है, ये सभी जानते हैं। पंचतंत्र है तो नाम से ही स्पष्ट है इसमें 5 ही तंत्र होंगे। इसमें हमें ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने तंत्र है? तो 5 तंत्र है। कौन कौन से हैं? तो इनको आपको क्रम से ही याद रखना है। अगर आप इनको क्रम से याद नहीं रखते हो तो आपको जो है वो क्वेश्चन गलत होगा ही होगा 100%, क्योंकि प्रश्न ही इस प्रकार का पूछा जाता है एग्जाम में, हर बार देखने को मिलता है कि पंचतंत्र के 5 तंत्रों को सीक्वेंस में लगाइए, या फिर ये पूछा जाता है कि तीसरा तंत्र का नाम क्या है, या फिर दूसरे तंत्र का नाम क्या है, या फिर 5वें तंत्र का नाम क्या है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारा तंत्र आता है मित्र भेद। क्या है? मित्र भेद। फिर आता है हमारा मित्र लाभ। क्या है? मित्र लाभ। फिर यहाँ पर आपको संधि विग्रह न रख करके, आप संधि विग्रह का नहीं पूछा जाता है, संधि विग्रह उसमें है जो हितोपदेश है। आपको यहाँ पर रखना है काकोलूकियम। काकोलूकियम, ये याद रखना आपको यहाँ पर। तीसरा जो तंत्र है हमारा वो क्या है? काकोलूकियम। क्या है? काकोलूकियम। चौथा तंत्र है हमारा लब्ध परिणाशय। क्या है? लब्ध परिणाशय। और 5वां क्या है? अपरीक्षित कारकम। तो इनको याद करो अच्छे से। सबसे पहले मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह जिसको हम काकोलूकियम कहते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट रूप से आपको काकोलूकियम याद रखना है, क्योंकि संधि विग्रह से आप कंफ्यूज हो सकते हो। संधि विग्रह हितोपदेश में भी है, इसलिए आपको यहाँ पर काकोलूकियम ही याद रखना है। तीसरा तंत्र क्या है? काकोलूकियम है। चौथा है हमारा लब्ध परिणाशय। और 5वां क्या है? अपरीक्षित कारक। क्या है? अपरीक्षित कारक। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। एक आध बार आप रिवीजन करोगे तो आप अच्छे से इसको याद कर लोगे। फिर क्या है कि इस पाठ में हंस तथा कछुओं की कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो ये सब अगर आपको कहानी जाननी है तो मैंने डीपली करवा रखा है, उसमें देख लीजिएगा। फिर आता है हमारा चौथा पाठ, रुचिरा भाग 2 का ही 4th पाठ, जो है पंडिता रमाबाई के बारे में। किसके बारे में है? पंडिता रमाबाई के बारे में। तो यहाँ पर पंडिता रमाबाई जो है, इनका जन्म 1858 में हुआ। पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। आज तक तो ऐसे प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन ये NCERT के अंदर है तो हमसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको इनको किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जो HSSC है, जो HBSC है, जो एस्टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हरियाणा है तो हरियाणा में कुछ भी पूछा जा सकता है।
ये अगर अदर स्टेट होता तो वो बिल्कुल इजी लेवल से पूछते। यहाँ पर जो पंडिता रमाबाई है, इनके पिता का नाम क्या है? अनंत शास्त्री डोंगरे। क्या नाम है? अनंत शास्त्री डोंगरे। माता है लक्ष्मीबाई। माता कौन है? लक्ष्मीबाई है। उपाधि क्या है? तो पंडिता रमाबाई आप सभी जानते ही हैं, पंडिता हम कहते ही हैं। और सरस्वती कौर याद रख लीजिए आप। तो जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, रमा। रमा का अर्थ क्या है? लक्ष्मी। क्या है? लक्ष्मी। रमा का अर्थ है लक्ष्मी। तो इसी प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। रमा का अर्थ क्या है? लक्ष्मी। तो आप ये याद रखिए कि रमा की माँ का नाम लक्ष्मी है। और रमा को हम वैसे सरस्वती भी बोल देते हैं। तो सरस्वती इनकी क्या है? एक उपाधि है। आप इस प्रकार से इनको याद रखिएगा, क्योंकि ये देवताओं से ही संबंधित है, रमा भी, लक्ष्मी भी और सरस्वती भी। आई होप आप समझ गए होंगे, अच्छे से याद हो गया। और पंडिता की उपाधि आप सभी जानते हैं, हमेशा बोला ही जाता है पंडिता रमाबाई। इनका विवाह किससे हुआ? तो विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास से इनका विवाह हुआ है। फिर इनकी रचना आती है जो इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा आप। इनकी जो रचना है इम्पोर्टेंट है। दो ही रचना है। क्या है? स्त्री धर्म नीति। क्या है? स्त्री धर्म नीति। स्त्री धर्म नीति। और दूसरी क्या है? हाई कास्ट हिंदू वीमेन। क्या है दूसरी? हाई कास्ट हिंदू वीमेन दूसरी रचना है। तो ये आप सभी समझ गए होंगे, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर आता है हमारा 13वां पाठ रुचिरा भाग 2 का लालन गीतम। क्या है? लालन गीतम। लालन गीतम पाठ का नाम है, जिसको हम क्या कहते हैं? लालन पालन करना मीन्स कि लाड प्यार का गीत। जैसे हम छोटे बच्चों को करते हैं लालन पालन, मतलब लालन करते हैं हम किसी छोटे बच्चे को, शिशु को लाड करते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो गीत है वो क्या है? लाड प्यार का गीत है। किसके द्वारा लिखा गया है? संपादन मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? संपादन मिश्र के द्वारा। तो यहाँ पर हमें ये लाइन दे करके भी पूछी जा सकती है कि उदिते सूर्ये धरणी विहस्यति। लालन, ये लाइन दे करके यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, या ये गीत किसके द्वारा? तो ये संपादन मिश्र है। कौन है? संपादन मिश्र। अच्छे से ध्यान रखिएगा, लालन गीत किसके द्वारा लिखा गया है? संपादन मिश्र के द्वारा। फिर है, ये इम्पोर्टेंट है, मैंने इसीलिए उठाया है। ये हमारा जो है भगवत गीता का है। भगवत गीता का पाठ है एक हमारे सिलेबस में, उसी से मैंने ये उठाया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये शायद से 8th क्लास की हमारी पुस्तक है, रुचिरा भाग 3, उसी का पहला या दूसरा पाठ है ये। रुचिरा भाग 3 उसी का पाठ है ये। पाठ का नाम बताती हूँ मैं आपको, क्षमा कीजिएगा। ये जो पाठ है ये हमारा 8th क्लास का नहीं है। ये किसका है? ये 7th क्लास का ही पाठ है। और पाठ का नंबर कौन सा है? तो 15वां नंबर है। कौन सा? 15वां नंबर। बोल 15 रही हूँ, लिख 12 रही हूँ। 15वां नंबर है। 15वां नंबर। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है हमारा कर्म कुरु। क्या है? कर्म कुरु। ये पाठ का नाम है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कर्म कुरु पाठ का नाम है। इसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता से ही ये लिया गया है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने लिखी है कि डैश कर्मशु कौशलम, इस प्रकार से हमसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर योग होता है। क्या होता है? कि सभी कर्मों में जो कौशल युक्त है वो क्या है? योग है। और ये भी पूछा जा सकता है कि योग किस में कुशल होता है? तो योग होता है कर्मों में। किस में होता है? कर्मशु कर्मों में। फिर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, कि क्रोधात भवति डैश दे दिया जाता है कि क्रोध से क्या होता है? तो क्रोध से होता है सम्मोह। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, जितने मर्जी स्टार लगा लीजिए। आप कहो तो मैं पूरी स्क्रीन भर देती हूँ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्रोध से क्या होता है? सम्मोह होता है। क्या होता है? सम्मोह। सम्मोह से क्या हो जाता है? स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम। स्मृति
भ्रंश हो जाने से क्या हो जाता है, बुद्धि का नाश, और बुद्धि के नाश से क्या हो जाता है, प्रणश्यति, क्या हो जाता है, प्रणश्यति। इस श्लोक को आप रट लीजिए, फिर आप बोलोगे कि मैम आपने बताया नहीं था। हर बार, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी में भी ये प्रीवियस ईयर जो 2023 में हुआ था पूछा गया था। तो ये आप अच्छे से रट लीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन याद कर लीजिए इसको कि क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति का नाश हो जाता है, स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से प्रणश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है। और आपको इनका अर्थ नहीं, आपको एज इट इज़ ही याद रखना पड़ेगा। शायद प्रीवियस ईयर में आया भी तो था, मैं दिखाती हूँ एक बार आपको। ये देखो, ये रहा, क्रोधात भवति, क्या है, क्रोध से होता है, क्या होता है, और ये देखिए, स्नेह होता है, क्रोध से प्रेम होता है, संतोष होता है, या फिर सम्मोह होता है। ये सम्मोह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सम्मोह। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सम्मोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्मोह। तो इस प्रकार का मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप 2023 का नेट का उठा करके देख लीजिए, उसमें भी ये पूछा गया है। तो ये अच्छे से आप श्लोक को याद कर लीजिएगा। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और हमसे सिर्फ यही नहीं पूछा जाता कि क्रोधात भवति सम्मोह, हमें ये लाइन ऐसे भी दे करके पूछी जा सकती है कि डैश भवति सम्मोह। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रोध, क्या आ जाएगा, क्रोधात। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसी पाठ का दूसरा श्लोक है एक इम्पोर्टेंट, कि बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व, योग है कर्मसु कौशलम। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको इम्पोर्टेंट लाइन, कि योग जो है वो कर्मों में कौशल है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए। हमें पाप और पुण्य को, इनको छोड़ देना चाहिए, और सिर्फ हमें योग करना चाहिए। योग ही सभी कर्मों में क्या है, श्रेष्ठ माना जाता है। फिर आता है हमारा दूसरा पाठ। अब हमारी शुरू हो जाती है 8th क्लास। क्या शुरू हो जाती है हमारी, रुचिरा भाग 3, रुचिरा भाग 3 8th क्लास। रुचिरा का अर्थ हम जानते ही हैं। अब क्या है, द्वितीय पाठ जो है वो क्या है, बिलश्य वाणी न कदापि में श्रोता। सबसे पहले हमारे पास आता है दूसरा पाठ, कि बिल की जो वाणी है वो कभी भी मेरे द्वारा सुनी नहीं गई है। क्या नहीं गई है, बिल की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई है। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये कहाँ से लिया गया है, तो अभी हमने पंचतंत्र के 5 तंत्र पढ़े थे। कौन कौन से थे, सबसे पहले था हमारे पास मित्र भेद, दूसरा था हमारे पास मित्र लाभ, तीसरा था काकोलूकियम, चौथा था हमारे पास काकोलूकियम के बाद चतुर्थ हमारे पास था लब्ध प्रणाशय, और पांचवा था अपरीक्षित कारकम। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब है कि ये तीसरे तंत्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ये प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि बिलश्य वाणी न कदापि में श्रुता, यह पंचतंत्र के किस तंत्र से लिया गया है, तो ये लिया गया है तृतीय तंत्र काकोलूकियम। किससे, काकोलूकियम से लिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और कुछ उसमें जानने का नहीं था। ये जो है कक्षा 8th मुझे पहले रखना था, अभी रखा गया। ये कक्षा 8th यहाँ से ही हमारी शुरू हो चुकी है, तो इसको आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, कहीं आप सोचो कि मैम कक्षा 8th तो अभी शुरू हुई है। तो अब हमारा आता है चतुर्थ पाठ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। क्या है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम।
चल चल पुरतो निदेहि चरणम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये जो पाठ है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। किसके द्वारा? डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। यकीन नहीं होता तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर मैंने ऐड किया है कि नहीं किया, मुझे याद नहीं है क्या क्या ऐड कर रखा है मैंने, देख लेते हैं। वो नहीं है शायद इसके अंदर, वो है हमारे पास, ये देखो ये देखो मैं दिखाती हूँ, मुझे ये याद आ रहा था। तदेव गगनम सैवदरा इति कविता संग्रहस्य रचयिता का है। तो इसी प्रकार से वो पूछा जा सकता है कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम इति कथा संग्रहस्य या इति गीत संग्रहस्य या जो भी है वो, उसके रचयिता कौन है? तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा श्रीधर भास्कर वर्णेकर। क्या हो जाएगा? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ अच्छे से याद रखिएगा। ये रहा। तो ये लाइन दे करके हमसे पूछी जा सकती है कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम, ये पंक्ति या ये गीत कहाँ से है? तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने। किसने? श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने। सदैव पुरतो निदेहि चरणम का अर्थ क्या है? कि सदैव, सदैव अर्थात हमेशा, हमेशा। पुरतो होता है आगे, क्या होता है? आगे। निदेहि रखना चाहिए चरणम, चरण को, कि हमेशा अपने हमारे जो चरण है वो आगे की ओर ही रखने चाहिए। जैसे आप कोई कार्य को करने लग जाते हो तो हमेशा उस कार्य को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा और आप पीछे हट जाओ, ये मूर्खों का काम होता है। जैसे मान लीजिए आपने ठान लिया कि मैं अब की बार एस्टेट करके रहूँगी, और आपने थोड़ा सा कोई एक दो टफ क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा कोई एक आध टॉपिक टफ देखा और आप बोल दो कि मुझसे तो नहीं होगा एस्टेट, तो इससे बढ़िया है कि आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपका एस्टेट को भगवान भी नहीं रोक सकता क्वालिफाई करने के लिए। रचना क्या है इनकी? तो ये भी पूछी जा सकती है। तो इनकी दो रचना है, जो है शिवराज्य उदयम। शिवराज्य उदयम किसकी रचना है? ये है श्रीधर भास्कर वर्णेकर की। और विवेकानंद विजयम, ये भी किसकी है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर की। और एक होता है शिवराज विजयम। क्या होता है? शिवराज विजयम। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शिवराज विजय जो किसकी है, वो किसकी है? ये एक उपन्यास है और ये अंबिका दत्त व्यास का है। किसका है? अंबिका दत्त व्यास का। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये शिवराज विजय किसकी है? तो ये है अंबिका दत्त व्यास की। और ये उदय है शिवराज, और विवेकानंद विजय है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी आपको। फिर आता है हमारा पांचवा पाठ, कंटकेन एव कंटकम। क्या है? कंटकेन एव कंटकम। कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। क्या करते हैं? कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। प्रधान और उनकी, ये सब कुछ नहीं। तो ये हमें क्या याद रखना है? कंटकेन एव कंटकम। ये जो पाठ है इनके मैं PYQ भी करवाऊंगी कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं। मैं जो है वो कल से ही आपको सभी PYQ करवाना शुरू कर रही हूँ। तो आप वो PYQ देखिएगा, आपको अच्छे से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कल से हम PYQ करेंगे, चाहे NCERT से भी रिलेटेड करेंगे, सभी करेंगे हम, टॉपिक वाइज नहीं। जो हमारे रियल में सिलेबस में आते हैं, व्याकरण को लेकर के क्या पूछे जाते हैं,
शब्द रूप, धातु रूप, इनको लेकर के क्या पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी को लेकर के क्या पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू से आप सभी ये एनालिसिस कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर आपने व्याकरण की क्लास सभी अच्छे से देखी है तो व्याकरण करने से ही आपके 30+ क्वेश्चन संस्कृत में ठीक हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। 30+ मान करके नहीं, 40+ ही मान लीजिए, क्योंकि व्याकरण बहुत बहुत पूछी जाती है एस्टेट के एग्ज़ाम में। क्योंकि एस्टेट वाले जानते हैं कि बच्चों की जो है कमज़ोर जो होती है वो व्याकरण ही होती है। जिन्होंने शास्त्री कर रखी होती है उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट भी किया था कि मैम आपने जो है शास्त्री कर रखी है या फिर आपने बीए कर रखी है, शास्त्री की है या फिर बीए की है। तो जी मैं आपको बताती हूँ, मुझे संस्कृत पढ़ने का शौक़ था शुरू से ही। क्या था, शुरू से ही जैसे ही मैं 7th क्लास में हुई या फिर 6th, तभी से मुझे अगर कोई पूछता कि आप क्या करोगे तो मेरा हमेशा सिर्फ यही कहना रहता कि मैं संस्कृत की टीचर बनूंगी। क्या बनूंगी? संस्कृत की टीचर। तो मेरा संस्कृत को पढ़ने से शुरू से ही इंटरेस्ट था। लेकिन आप सभी जानते ही हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले बहुत कम मिलते हैं। और जो हमारी मैम थी उन्होंने भी मुझे कोई गाइडलाइन नहीं दी कि आपको संस्कृत अगर पढ़नी है, क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं। मैं सिर्फ लड़कियों को बोलती, मेरे साथ वाली फ्रेंड्स को, कि मैं संस्कृत की टीचर बनूंगी। लेकिन मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं मिला कि शास्त्री नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो सच बताऊं प्रिय विद्यार्थियों, जब मैंने बीए में एडमिशन लिया तो मुझे पता ही नहीं था कि शास्त्री नाम की भी कोई चीज़ होती है। बीए के बाद मुझे, जैसे बीए फर्स्ट में हुई उसके बाद मुझे पता लगा कि हाँ, क्योंकि जैसे ही मैंने टीचर्स से सुना कि मैंने शास्त्री कर रखी है तब मुझे पता लगा कि शास्त्री क्या होता है। शास्त्री के अंदर सभी संस्कृत विषयों को पढ़ाया जाता है। मेरी है सिर्फ और सिर्फ बीए के बाद मैं सीधा एमए में गई और एमए में मुझे इतने अच्छे टीचर मिले, इतनी अच्छी गाइडलाइन देने वाले, कि आज मैं आप सभी के सामने हूँ। उसके बाद मैंने, मतलब मेहनत तो खुद की ही होती है, थोड़ा सा टीचर का भी रोल होता है कि वो अच्छे से गाइडलाइन दे दे। कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, ये आप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने अपना जो है बीए के बाद, बीए तो समझो 0 थी, एमए में जब हम होते हैं तो एमए में मैंने अच्छा अपना बेस संस्कृत को लेकर के बना लिया था। तब अब मुझे कोई दिक्कत संस्कृत को लेकर के नहीं आती है। व्याकरण भी आप सभी जानते ही हैं कि कैसी है, मुझे खुद कहने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा अब पाठ आता है कंटकेन एव कंटकम। कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। क्या है? कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये आपको इम्पोर्टेंट है कि है जो रचना है या कथा है ये कहाँ से ली गई है? जनगढ़ कल्ब। जनगढ़ कल्ब इस पुस्तक, जनगढ़ कल्ब क्या है? एक पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। और प्रस्तुत कथा के संकलनकर्ता कौन है? श्री उदयन है। तो ये आप याद रखिएगा। क्या है? कंटकेन उदयन, कंटकेन उदयन, कंटकन उदयन, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर आता है हमारा भारत जनता अहम। 7वां हमारा पाठ है। क्या है? भारत जनता अहम, अर्थात मैं भारत की जनता हूँ। तो यहाँ पर ये आपको याद नहीं करनी है कि अभिमान दना विन्योपेता शालीना, कुछ नहीं है याद करना है, सिर्फ आपको ये पाठ याद करना है। फिर इसमें क्या है, इस पाठ को लिखने वाले कौन है? तो ये जो भारत जनता अहम पाठ है, भारत जनता अहम, ये जो पाठ है भारत जनता अहम, ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आधुनिक कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा। और ये एक क्या है? मूर्धन्य कवि है। क्या है? मूर्धन्य कवि माने जाते हैं। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जो है, इनकी उपाधि अगर हमसे पूछी जाए तो ये क्या है? एक मूर्धन्य कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न में नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है भारत जनता अहम, ये रचना किसकी है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल की है। फिर है इनकी अन्य रचनाएं भी होती हैं। कहाँ आ गए
ये रहा, सॉरी। फिर इनकी अन्य रचनाएं आती है और इनके सम्मान भी आते हैं, तो ये हमसे पूछी जा सकती है। स्टार मार्क कर लीजिए, हर बार एग्ज़ाम में बहुत सारे कवियों की रचना पूछी गई है। तो ये जैसे रमाकांत शुक्ल की रचना है, तो सबसे पहले हम सम्मान देखते हैं कि इनका सम्मान क्या है। तो इनको 2 सम्मान मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं। सबसे पहला है राष्ट्रपति सम्मान और पद्मश्री सम्मान। तो जैसे ही आप देखो कि पद्मश्री सम्मान किसको मिला है, तो आप पद्म शास्त्री को मत कर देना, पद्म शास्त्री को नहीं करना है। किसको दिया गया है ये सम्मान? ये सम्मान दिया गया है, ये सम्मान आपको दिया गया है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल को। रमाकांत से आप ये याद रख सकते हैं, अभी तक जितने भी हमने कवि पढ़े हैं किसी को भी राष्ट्रपति सम्मान नहीं मिला है। तो जैसे ही अगर पूछे कि राष्ट्रपति सम्मान, तो ये आप याद रखिएगा राष्ट्रपति सम्मान, तो रे से रमाकांत याद रख लीजिए। क्या कर लीजिए? रे से रमाकांत याद रख लीजिए। फिर है हमारा इनकी रचनाएं, जो इम्पोर्टेंट है। रचनाएं तो हमेशा पूछी जाती है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, हमेशा रचना हमें देखने को मिलती है। तो पहले है इनकी काव्य रचना कौन कौन सी है कि भाति में भारतम। अब हमने पढ़ा है कि जय भारत भूमि इन्होंने करवाया है, सॉरी, भारत जनता अहम इनकी रचना है, तो वो हमें इम्पोर्टेंट रूप से याद है कि ये डॉक्टर रमाकांत शुक्ल की है। तो अन्य रचनाओं को भी हम किस प्रकार से याद रखेंगे? तो इनकी रचनाओं में लगभग आपको भा शब्द देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो लगभग रचनाओं में। तो देखो, भाति में भारतम में भा ये रहा, ये रहा, तो ये किसकी है? रमाकांत शुक्ल की है। जय भारत भूमि में भा ये रहा, भाति मॉरिशसम में भा ये रहा, तो ये भी किसकी है? रमाकांत शुक्ल की है। भारत जनता अहम में ये भी किसकी है? भारत की, अर्थात भा यहाँ पर है, तो ये भी किसकी है? रमाकांत शुक्ल की। और ये शुक्ल सर्व शुक्ला सर्व शुक्लोत्तरा, तो ये शुक्ल शब्द से ही रमाकांत शुक्ल को हम ग्रहण कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। ये 3 आप याद रख लीजिएगा, आशा द्विशती, मम जननी और राजधानी। ये रचना भी किसकी है? रमाकांत शुक्ल की है। आप पूरा नाम याद रखिएगा, रमाकांत शुक्ल। तो आपको ये दोनों सर्व शुक्ला और सर्व शुक्लोत्तरा याद को रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। फिर हमारी नाट्य रचना, नाट्य रचना में क्या है? पंडित राजियम अभिशापम पुरस्चरण कमलम और नाट्य सप्तकम। तो ये सभी रचनाएं हमारी क्या है? ये सभी हमारी क्या है? पंडित राजियम अभिशापम पुरस्चरण कमलम नाट्य सप्तकम, ये सभी हमारी क्या है? इनकी नाट्य रचना है। तो इनको आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। चलिए फिर हम आगे करते हैं। अब हमारा शुरू होता है 8वां पाठ, संसार सागरस्य नायकः, अर्थात संसार सागर के नायक। तो यहाँ पर यही इसका अर्थ है, बस अपने को इतना डीपली नहीं जाना है, ना ही इसका अर्थ पूछा जाएगा। जिसका अर्थ पूछा जाएगा वो मैं आपको बताते हुए चलूँगी। तो ये जो पाठ है ये किसके द्वारा लिखा गया है, सिर्फ यही पूछा जाएगा हमसे। तो ये लिखा गया है अनुपम मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? अनुपम मिश्र के द्वारा। और यह जो कृति है आज भी खरे है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। मीन्स कि इन्होंने सीधा यही नहीं लिखा है संसार सागर के नायक, इन्होंने क्या लिखा है? पूरा का पूरा एक ये लिखा है आज भी खरे हैं, रचना लिखी है। क्या लिखी है? रचना मान लीजिए, ग्रंथ मान लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जिसका नाम है आज भी खरे हैं। उसके अंदर है एक तालाब के संसार सागर के नायक अध्याय है। जैसे मान लीजिए हम पंचतंत्र पढ़ते हैं, तो पंचतंत्र के अंदर अगर हमसे पूछा जाए काकोलुकियम क्या है, तो वो एक तीसरा तंत्र है पंचतंत्र का। तो इसी प्रकार से आज भी खरे है इस ग्रंथ के अंदर तालाब के संसार सागर के नायक जो है वो एक अध्याय है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? आज भी खरे है, ये जो रचना है ये लिखी गई है अनुपम मिश्र के द्वारा। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि आज शब्द से आ और ऐसे ही अनुपम मिश्र। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इनको याद रख सकते हैं, या फिर आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे देखो आप, जैसे आप अनूप मिश्र बोलते हो,
अनूप मिश्र। तो आपको देखने से ही थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये जो है ये एक बॉलीवुड की तरह से लग रहा होगा, जैसे आपने अनुपम खेर के बारे में सुना होगा। मुझे पता नहीं कैसे याद आ रहा है, मुझे शायद सुना हुआ लग रहा है अनुपम खेर, खैर शायद अनुपम खैर। तो वो भी एक क्या थे, जो थे हीरो थे किसी फिल्म में। तो इसी प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो कि ये अनुपम भी क्या है, एक संसार नायक, सागर नायक के रचयिता है। फिर इनकी अन्य रचना आती है जो है आज भी खरे हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदे। तो ये सभी जो रचनाएं हैं इनकी इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन सी रचना जो है इनकी नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आज भी खरे हैं ये भी इनकी ही पुस्तक है, और तालाब भी इनकी है, और राजस्थान की रजत बूंदे भी इनकी ही है। फिर आता है हमारा 11वां पाठ, 8वीं क्लास का ही है ये। 11वां पाठ हमारा है एकादश है पाठ, जिसका नाम है सावित्री बाई फुले। क्या है पाठ का नाम? सावित्री बाई फुले। आपको कभी भी ऐसा याद नहीं रखना है कि 8th क्लास के 11वें पाठ का नाम क्या है या फिर 7वें पाठ का नाम क्या है। तो इन सब चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है, कभी भी ऐसा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। अब इनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो जान लेते हैं कि जो सावित्री बाई फुले है वो महाराष्ट्र की क्या है, पहली शिक्षिका है। कौन है? पहली शिक्षिका महाराष्ट्र की। तो इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ है? नायगांव स्थान पर। कब हुआ? 3 जनवरी 1831 में। कब हुआ? 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नायगांव के अंदर हुआ है। माता इनकी कौन है? लक्ष्मीबाई है, और पिता कौन है? खंडोजी। तो आपने देखा होगा जो हमारी रमा थी, रमा, उसकी माँ का नाम भी लक्ष्मी था। रमा, पंडिता रमाबाई जो थी उसकी माँ का नाम भी लक्ष्मी था। और यहाँ पर जो दूसरी करेक्टर है हमारी सावित्री, उसकी माँ का नाम भी लक्ष्मीबाई है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। पिता कौन है? खंडोजी है। कौन है? खंडोजी है। और इनका विवाह किससे हुआ है? तो उनका हुआ था, पंडिता रमाबाई का हुआ था विपिन बिहारी दास के साथ। और इनका कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ है? ज्योतिबा फूले के साथ। तो आप इनको फूले से आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि सावित्री बाई के साथ हम फूले ही लगाते हैं, क्योंकि जब से इनकी शादी ज्योतिबा फूले से हुई है। तो आप इस प्रकार से इनको याद रख सकते हैं। फिर आता है हमारा इनके कुछ संस्थान हैं जो इन्होंने बनाए हैं। तो वो क्या है? महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम, सत्य शोधक मंडलस्य। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक में है। तो वो कुछ भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा बाद में क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि ये सब आपने क्या पूछ लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी एनसीईआरटी की बुक में है। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते, और उन्होंने स्पेशल मेंशन किया है सभी की सभी एनसीईआरटी। फिर है इनकी जो मृत्यु हुई है वो 18 से लेकर 1897 ईस्वी में हुई है। रचना है जो इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है, तो वो क्या है? काव्य फूले और शुभोद रत्नाकर। क्या है? काव्य फूले और शुभोद रत्नाकर। 2 ही रचना इनकी है, 2 ही पंडिता रमाबाई की थी। अच्छे से ध्यान रखिएगा कौन सी किसकी है। फिर आता है 12वां पाठ, जिसका नाम है शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्या है? शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, अर्थात भारत की स्वर्णमयी भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। मीन्स क्या है कि जो हम पहले, जैसे हम भारत में रहते थे तो हम भारत को मतलब पहले लोग क्या कहते थे? भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं बचा है भारत के अंदर। तो यहाँ पर इसी चीज़ से कहा गया है कि जो हमारा भारत है वो बहुत फला फूला देश है। पहले होता था, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको कुछ नहीं चक्करों में पढ़ना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। ये पाठ किसने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा। किसके द्वारा? कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आता है हमारा 8th क्लास का ही 16वां पाठ,
जिसका नाम है सर्वत्र समदर्शन है, सभी जगह एक समान देखने वाला। तो यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? यहाँ पर किया गया है श्रीमद् भगवत गीता का। और भीष्म पर्व में ये दिया गया है। तो अगर आपसे ये प्रश्न में पूछा जाए कि जैसे आप महाभारत कर रहे हो, तो महाभारत में ये स्पेशल प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में है? तो ये है हमारी श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में। किसमें? महाभारत के भीष्म पर्व में है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, किस पर्व में है? भीष्म पर्व में है। चलिए अब हम करते हैं, पहले हमारी 9th क्लास आनी चाहिए, तो हम पहले 10वीं नहीं करेंगे, 9th कहाँ से शुरू हो रही है वो देखते हैं। कहाँ चली गई? क्या बात है, 9th क्लास कहाँ चली गई? ये रही हमारी कक्षा 9th। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्रथम है पाठ है जो हमारी कक्षा 9th की है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो हमारी कक्षा 9th है उसमें कौन सी पुस्तक लगी हुई है। तो वो है हमारी शेमुशी। क्या है? शेमुशी। इसका प्रीवियस ईयर में अर्थ पूछा गया है। शेमुशी का अर्थ क्या होता है? तो शेमुशी का अगर हम संपूर्ण शब्द को लेकर के चले तो इसका अर्थ होता है बुद्धि। क्या होता है? बुद्धि। और अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ हमसे ये पूछा जाए कि शेमुशी के अंदर जो शे शब्द है, शी, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मोह। क्या है? मोह। और ये दोनों ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए आपको बताया जा रहा है। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोनों के दोनों ही जब मैं आपको PYQ करवाऊंगा ना, कल से मैं आपको PYQ करवाऊंगी, तो मैं उसमें दिखाऊंगी आपको कि शेमुशी का अर्थ किस प्रकार से पूछा गया। दोनों ही तरीकों से प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो ये आप दोनों ही ध्यान रखिएगा। शेमुशी का कंप्लीट अर्थ पूछे तो बुद्धि, अगर शेमुशी में से का अर्थ पूछे तो मोह होता है। तो चलिए अब हम कक्षा 9th की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला पाठ आता है हमारा भारतीय वसंत गीत ही। क्या है पहले पाठ का नाम? भारतीय वसंत गीत ही। यह जो पाठ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये प्रस्तुत गीत संस्कृत साहित्य के विख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। किसके द्वारा? पंडित जानकी। तो आप इसको इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे हम अगर इनकी प्रोनाउंसिएशन करें तो देखो, भारती और जानकी बोल करके देखो, दोनों की साउंड जो है वो सेम आ रही है। तो आपको याद करने में अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जो है वो सब कुछ पजल हो जाता है। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे भारती, जानकी, फिर भी याद नहीं रहता तो देखो, वसंत शब्द उठाओ और वल्लभ शब्द उठाओ, सेम सेम सा लग रहा है, वसंत वल्लभ। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ से है, तो ये है काकली। अब काकली, जानकी, भारती बिल्कुल सेम सेम से है, तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के PYQ में कल भी दिखाया था, सॉरी कल नहीं, मतलब इसी वीडियो में पहले भी दिखाया था, तो मैं ये दिखाती हूँ। देखो, आपको यही सेम प्रश्न पूछा गया है। ये देखो, ये रहा। निनादये नवीनामये वाणी वीणाम डैश इति भारती। क्या है? भारती वसंत गीते रचयिता कह कौन है? अर्थात ये ऊपर गीत की पंक्ति दी गई है और नीचे दिया गया है लेखक, और ये गीत का नाम, और इसके रचयिता हमसे पूछा गया। तो इसका रचयिता कौन है? अभी हमने पढ़ा कि भारती
भारती कौन है? जानकी। तो जानकी से हम याद रख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी कहीं पर भी ऐसा नाम नहीं है। तो आप इस प्रकार से कुछ ना कुछ रिलेट करके ही याद कीजिएगा। ट्रिक बनाना किसी भी चीज़ का हल नहीं होता है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि जो है ट्रिक, मैं अगर ट्रिक बनाऊं तो आपको वो ट्रिक भी रटनी ही पड़ेगी। इससे बेटर है कि आप उस चीज़ को उसी से रिलेट करके पढ़ो। जैसे यहाँ पर भारती है तो इसको जानकी को और भारती को रिलेट करो आपस में, या पूरे इस शब्द को इस शब्द से रिलेट करो। लेकिन ऐसा मत करो कि कोई ट्रिक बनाओ फिर आप पहले वो ट्रिक याद करो, तो इससे आपको याद ही नहीं रहेगा कुछ भी। मेरा तो यही मानना है, बाकी आप सबकी मर्जी है, जो भी आप करो। ये हमारा हो गया है पाठ जो है भारतीय वसंत गीति वाला। अब हम आगे वाला देखते हैं। दूसरा पाठ है हमारा 9th क्लास का, स्वर्ण काक है, अर्थात सोने का कौआ। क्या है? सोने का कौआ। तो यहाँ पर क्या है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यह जो पाठ है ये किसके द्वारा है? श्री पद्म शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? श्री पद्म शास्त्री के द्वारा। और यह जो पाठ है ये विश्व कथा शतकम इस नाम के कथा ग्रंथ से लिया गया है। तो हमसे सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व कथा शतकम के रचयिता कौन है? तो पद्म शास्त्री हो जाएंगे। और स्वर्ण काक है पाठ के रचयिता कौन है? तो वो कौन हो जाएंगे हमारे? वो श्री पद्म शास्त्री हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं पद्म शास्त्री जी की उपाधियाँ क्या है। तो सबसे पहले इनकी उपाधि आती है साहित्य आयुर्वेद आचार्य, फिर है काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री, रशियन डिप्लोमा। तो ये सभी जो उपाधि है ये सभी की सभी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर इनकी रचनाएं आती है जो इम्पोर्टेंट है, पूछी भी गई है प्रीवियस एग्जाम में। क्या है रचना? स्वराज्य खंड काव्यम, लेनिनामृतम महाकाव्यम, पद्म पंचतंत्रम, बांग्लादेश विजय है, सिनेमा शतकम, चाय शतकम, विश्व कथा शतकम। तो सबसे पहले तो आप तीनों ये ही याद कीजिए, आपको अच्छे से याद रहेगी कि ये किसकी है? पद्म शास्त्री की। फिर लोकतंत्र विजय और बांग्लादेश विजय दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रही है, तो ये आप अच्छे से याद रखिए। पद्म से नाम से स्पष्ट हो ही रहा है पद्म शास्त्री की है। और ये आप कुछ याद कर लीजिए, मध्या सोवियत याद और महावीर चरितामृतम। तो ये आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, आप इस प्रकार से इनको याद रख सकते हो। फिर है हमारा तीसरा पाठ जिसका नाम है गोदोहनम। क्या है? तीसरा पाठ जिसका नाम है गोदोहनम। गोदोहनम का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो गोदोहनम होता है गाय को दूहना। क्या है? गाय को दूहना। अर्थात इसमें क्या कहानी दी गई है? तो इसमें यही बोला गया है कि एक जो किसान होता है वो लालच में आकर के गाय का 1 महीने तक दूध नहीं निकालता है, और वो गाय क्या करती है? धीरे धीरे उस दूध को सुखा जाती है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो नियति ने बना दिया है उस कार्य को उसी अनुसार किया जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी से कुछ भी करे। तो ये जो गोदोहनम है ये किसके द्वारा है? तो आप इसको पता है कैसे याद रखोगे? अगर हमसे पूछा जाए गोदोहनम ये पाठ किसने लिखा है, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो जैसे गो है, ये गो से स्पष्ट आ रहा है कि ये गाय है। क्या है? गाय। इतना तो आप समझ पा ही रहे होंगे। और गाय किससे संबंधित है? कृष्ण से। कृष्ण क्या था? ग्वाला था जो गायों को चराता था। तो आप बस इतना याद रखिए कि कृष्णचंद्र त्रिपाठी ने इसकी रचना की है। आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। फिर है चतुर्थ पाठ जिसका नाम है कल्पतरु। कल्पतरु क्या होता है? कल्पतरु का मतलब होता है कि जो कामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष होता है। कामनाओं को पूरा करने वाला उस वृक्ष को क्या कहते हैं? हम कल्प वृक्ष कहते हैं या कल्पतरु कहते हैं। तो ये जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है वेताल पंचविंशति का नामक कथा ग्रंथ से। वेताल पंचविंशति का अर्थात 25 कथाओं का ये संग्रह है, और उसमें
और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, सिर्फ यही था। फिर है भ्रांतो बाल है, तो यहाँ पर जो भ्रांतो बाल है यहाँ पर भ्रमित बालक इसके बारे में दिया गया है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली। अगर हमसे क्या पूछा जाएगा पता है कि जो भ्रांतो बाल पाठ है ये कहाँ से है, तो ये कहाँ से होगा, प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित किया गया है। सिर्फ यही याद रखना है, कहाँ से, भ्रांतो बाल है प्रौढ़ पाठावली। इस प्रकार से आप इसको याद रखिए। फिर है प्रत्याभिजानम। प्रत्यभिजानम जिसका अर्थ होता है पहचान। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है भास के द्वारा लिखा गया नाटक है। नाटक का नाम क्या है, पंचरात्रम। क्या है, पंचरात्रम। पंचरात्रम नामक नाटक से संपादित है। इस पाठ में पांडवों का अभिमन्यु से मिलन के बारे में बताया गया है। जो पांडव लोग होते हैं उनको 1 साल का जो है अज्ञातवास दिया जाता है। ये सभी आप जानते ही हैं, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनको ये सब पता होता है कि उनको 1 साल का अज्ञातवास मिला था। और उस समय कहाँ पर रहे थे, विराट के पास। कहाँ पर, राजा विराट, राजा थे वैसे ये, कहीं आप मैंने विराट बोला तो आप सीधा ही लिख दो। तो राजा विराट के पास ये वर्ष के लिए ज्ञात समय में रहे थे। तो जो राजा विराट है उसी के दरबार में अभिमन्यु गया था। तो वहाँ पर इनको अपने पिता तुल्य जो भी है, भीम और अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब वहाँ पर मिले थे। तो इसी में यही बताया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया पंचरात्रम। कहाँ से, पंचरात्रम। कैसे याद रखोगे, बिल्कुल आसान है। प्रत्याभिजानम पंचरात्रम, पैसे ही ये शुरू हो रहा है, पैसे ही ये शुरू हो रहा है। इसी प्रकार आप इसकी पहचान कर लीजिए। फिर आता है हमारा लौह तुला, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लोह को तोलने वाला। जैसे हम आजकल ताकड़ी तुकड़ी बोल देते हैं उसको। तो ये क्या है, एक तराजू है लोहे का। ये किसके द्वारा है, तो ये आप नाम से ही स्पष्ट कर पा रहे होंगे, लौह तुला किसके अंदर कहानी हो सकती है। तो ये कहाँ से है, पंचतंत्र के मित्रभेद नामक तंत्र से ये लिया गया है। किस तंत्र से, मित्रभेद। और मित्रभेद कौन सा था, तो सबसे पहले था हमारा पास मित्र भेद, दूसरा था लाभ, तीसरा था, तो ऐसे ही हमारा मित्रभेद शायद पहला ही तंत्र है। फिर हमारा लोहे की तराजू के आधार पर संपूर्ण कथा घूमती है। तो पाठ का नाम तो ये सब हमें पता ही है कैसे क्या करना है। फिर आता है हमारा 9वां पाठ, सिक्ता सेतु। सिक्ता सेतु क्या होता है, सिक्ता सेतु मतलब रेत का पुल। सिक्ता सेतु, सेतु होता है पुल, ये तो आप सभी जानते ही हैं। और सिक्ता होती है मिट्टी या रेत हम बोल सकते हैं। तो रेत का पुल, सिक्ता सेतु। ये पाठ कहाँ से, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है सोमदेव द्वारा विरचित कथा सरित सागर के 7वें लंबक में। तो हमसे सीधा ये नहीं पूछा जाएगा कि सिक्ता सेतु के रचयिता कौन है। हमसे क्या पूछा जाएगा कि जो कथा सरित सागर है इसके रचयिता कौन है, सोमदेव। कौन है, सोमदेव। और सिक्ता सेतु पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो कथा सरित सागर से। और कथा सरित सागर के किस अध्याय से लिया गया है, तो 7वें अध्याय को हम यहाँ पर लंबक बोलते हैं। क्योंकि जो कथा सरित सागर है इसमें टोटल 18 लंबक है। कितने, 18 लंबक है। इसमें से 7वें लंबक में यहाँ पर हमारा ये दिया गया है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सोमदेव के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। क्यों जानना है, क्योंकि ये सिलेबस में भी लगा हुआ है हमारे पीजीटी के अंदर। कथा सरित सागर जो पुस्तक है वो लगी हुई है, तो वो अच्छे से देख लीजिए। जो सोमदेव जी हैं वो कश्मीर के निवासी है। कहाँ के निवासी है, कश्मीर के। और कश्मीर के राजा अनंत देव के ये सभा पंडित थे। क्या थे, सभा पंडित। और रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए कथा सरित सागर की रचना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह अनेक कथाओं का महासमुद्र है। इसमें 18 लंबक है, इतना आप सभी को पता होना चाहिए। और जो 7वां लंबक है ना प्रिय विद्यार्थियों, उसका नाम भी पूछा जा सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ पीजीटी के लिए नहीं है, सभी के लिए है, क्योंकि एनसीईआरटी सभी के सिलेबस में है। तो जो 7वां लंबक है उसका नाम क्या है, तो रत्न प्रभा। क्या है, रत्न प्रभा इसका नाम है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा।
चलिए फिर आता है हमारा 10वां पाठ, जिसका नाम है जटायुः शौर्यम। क्या नाम है? जटायुः शौर्यम, जटायु की सूरवीरता। जटायु कौन है? जब रावण जो है वो सीता का अपहरण करके लेकर के जा रहे थे, तो जटायु एक पक्षी है जो पक्षियों का राजा कहलाता है। वो क्या करता है, वो रावण से युद्ध करता है कि वो सीता को ना लेकर के जाए, लेकिन फिर भी जो है वो रावण से हार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो किस प्रकार से उससे लड़ता है, इसी बारे में इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा जा सकता है कि जटायु की शूरता का वर्णन रामायण के किस कांड में है? तो वो है अरण्य कांड में, क्योंकि वन में रहते थे उस समय सीता और राम, जो है वनवास उनको मिला हुआ था। तो वहीं पर जो है रावण सीता को अपहरण करने आए थे, इसलिए जटायु का युद्ध का वर्णन जो है वो भी अरण्य कांड में ही मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। द्वादश पाठ जो है वो है वांग्मन है प्राण स्वरूपम। क्या है पाठ का नाम? वांग्मन है प्राण स्वरूपम, वाणी मन और प्राण का स्वरूप। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध उपनिषद ग्रंथ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं कि वांग्मन है प्राण स्वरूपम ये जो है किस उपनिषद से संबंधित है? तो ये है छांदोग्य उपनिषद से, और वो भी छांदोग्य उपनिषद के 6 से, छांदोग्य 6 से 6 अध्याय से संबंधित है। और यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें किसका संवाद वर्णित है? आरुणि और श्वेत केतु का संवाद वर्णित है। यकीन नहीं होता तो आपको दिखा दिया जाएगा क्लास के एंड में। पहले नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर मैं पहले दिखाने जाती हूँ तो वो सब कुछ फिर गायब ही हो जाता है। चल मैं दिखाई देती हूँ, फिर आपको यकीन ही नहीं होगा कि मैं झूठ। ये देखो वही निकल गया सीधा। आरुणि श्वेत केतु संवाद कश्याम उपनिषदि वर्तते। किस उपनिषद में है? तो ये है मेरे प्रिय विद्यार्थियों छांदोग्य उपनिषद में। कभी भी जो मैं आप सभी जानते हो, और ये देख सकते हो आप, लेवल 2 के अंदर पूछा गया है। ना यकीन होता है तो 2022 का एग्ज़ाम उठा सकते हो लेवल 2 के अंदर। तो यहाँ पर जो है आप सभी जानते ही हैं, मैं कभी भी कोई भी चीज़ आपको फालतू में नहीं करवाती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही आपको करवाती हूँ। जो भी करवाती हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए ये हमारा हो गया आरुणि और श्वेत केतु का संवाद, छांदोग्य उपनिषद में है, छांदोग्य के 6 अध्याय में है, बस यही याद रखना है। फिर हमारी कक्षा 11th नहीं करेंगे हम, पहले 10वीं क्लास करेंगे। ये हमारी आ चुकी है 10th क्लास। इसका हमें अर्थ नहीं जानना है, हमने 9th क्लास में देख लिया है सेम उसी शब्द का अर्थ। तो यहाँ पर हम सीधा शुरू करते हैं। प्रथम पाठ है जिसका नाम है सूची पर्यावरणम। पाठ का नाम क्या है? सूची पर्यावरणम। क्या नाम है पाठ का नाम? सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरण का अर्थ क्या है? सूची पर्यावरण का अर्थ क्या है? पवित्र पर्यावरण, मतलब जो स्वच्छ हो। तो ये जो पाठ है ये किसके द्वारा? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित संग्रह लस लतिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लस लतिका से लिया गया है। इस पाठ में कवि ने महानगरों में बढ़ रही, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि लस लतिका ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा के द्वारा। और सूची पर्यावरणम ये जो पाठ है ये किसके द्वारा है? तो ये भी लस लतिका ग्रंथ से लिया गया है और प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा ने इसकी रचना की है। फिर इनकी कुछ अन्य रचनाएं आती है, काव्य रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है। गीत कंदलिका, त्रिपथगा, उत्कलिका, बाल गीताली, आक्रंदनम, लशलतिका। तो ये 6 की 6 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। अब हमने पढ़ी है लशलतिका, जो हमें अच्छे से याद रखनी ही रखनी पड़ेगी। तो लशलतिका की अगर रचना इन्होंने की है, किन्होंने लशलतिका की? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा ने। तो यहाँ पर देखो, लशलतिका, गीत कंदलिका, त्रिपथगा, उत्कलिका,
लस लतिका, मतलब ये 4 रचना तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। बाकी बाल गीताली और आक्रंदनम आप याद कर लीजिएगा। फिर है दूसरा पाठ 10वीं क्लास का, बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि जो है वो हमेशा क्या होती है, बलवती, बलवान होती है। क्या होती है, बलवान होती है। तो ये जो पाठ है ये कहाँ से है, सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से लिया गया है। समय क्या है, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य माना जाता है। हेमचंद्र ने 1088 से, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको यही पूछा जाएगा कि ये जो पाठ है हमने अभी देखा, पाठ का नाम क्या था, पाठ का नाम क्या था, बुद्धिर बलवती सदा। ये पाठ किस कथा ग्रंथ से है, तो ये सुक्त सप्तति से है। और सुक्त सप्तति का फारसी भाषा में अनुवाद का नाम क्या है, तूती नाम है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आता है तीसरा पाठ, व्यायाम सर्वदा पथ्य है। व्यायाम हमेशा उचित होता है। यह जो पाठ है आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से है। किसमें है, सुश्रुत संहिता के अंदर। पहले बात तो हमें ये पता होना चाहिए 6 स्थान है, जिनको हम प्रकरण भी कह सकते हैं या स्थान भी कह सकते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जब मैं आपको करवाऊंगी तो देख लीजिएगा। तो ये कितने हैं टोटल, हमारे 6 हैं। और सुश्रुत संहिता में कुल अध्याय कितने हैं, 120 है। सुश्रुत संहिता की रचयिता कौन है, तो आचार्य सुश्रुत है। और ये जो 6 प्रकरण हैं ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है सूत्र स्थान। क्या है, सूत्र स्थान। दूसरा है शल्य स्थान। तीसरा है शरीर स्थान। चौथा है कल्प स्थान। पांचवा निदान। और छठा चिकित्सा। और इसी में से हमारा जो है चिकित्सा स्थान से ही हमारा जो है चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से ये पाठ लिया गया है। पाठ का नाम क्या है, व्यायाम सर्वदा पथ्य है। फिर हमारा आता है चौथा पाठ, शिशु लालनम। क्या आता है, शिशु लालनम, शिशु का लाड प्यार। प्रस्तुत पाठ का संपादन संस्कृत नाट्य साहित्य के सुप्रसिद्ध नाटक, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो शिशु लालनम पाठ है ये किसके द्वारा, तो ये कुंदमाला के अंदर वर्णित है। और कुंदमाला किसकी है, दिंग नाग की है। किसकी है, दिंग नाग की है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, दिंग नाग की है। फिर आता है हमारा पंचम पाठ है, जननी तुल्य वत्सला। क्या है, जननी तुल्य वत्सला। तो प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के कहाँ से है, वन पर्व से है। हमें अच्छे से पता होना चाहिए कहाँ से है ये, महाभारत के वन पर्व से ये लिया गया है। फिर आता है हमारा 8वां पाठ, जिसका नाम है विचित्र है साक्षी। प्रस्तुत पाठ ये जो है ये भी प्रीवियस ईयर में आया है, जब मैं आपको PYQ करवाऊंगी तब आप देखिएगा। ये जो पाठ है ये ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित है। किसके द्वारा, ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित। बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विचित्र साक्षी, वी से बंकिम चंद्र याद रख लीजिएगा। और ओम प्रकाश ठाकुर इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, तो याद रखिएगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि जैसे ही आप ये देखते हो, जब मैं PYQ करवाऊँ आपको, तो वो आप ज़रूर लगाइएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो है, जो क्वेश्चन आता है वो आपकी जो है उससे मोटिवेशन मिलेगा। और जो नहीं आता उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना। आपको पता क्या करना है, अपनी लर्निंग में कुछ ऐड करना है। मीन्स कि जो चीज़ें आपकी छूट रही हैं, जो चीज़ें आपसे नहीं हो रही है, मैं लगभग अपनी तरफ से पूरा करवाने की कोशिश करूँगी PYQ की, जिसके अंदर ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो चारों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी जितना मुझे ज्ञान है उसको लेकर के। तो आपको वो जो है वीडियो देखनी है, उसको जो जितने भी हम PYQ करेंगे कल के बाद, वो PYQ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। और आप नोट भी कीजिएगा ये बात को कि जैसे आप मतलब 18 के, 19 के, 20 के, 21, 22 मतलब जैसे एग्ज़ाम देखते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर PYQ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो हम 2018 से अगर हम 2023 तक के PYQ करते हैं और इम्पोर्टेंट
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो संस्कृत के अंदर ही हमारा 60 में से कम 25+ क्वेश्चन हमारे PYQ से बन जाएंगे, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगी तो वो और भी बेटर रहेगा आपके लिए। इसलिए आप वो PYQ वाली क्लास अवश्य देखिएगा, कल से हम करने जा रहे हैं शुरू। तो चलिए अब हमारा पाठ आता है 11वां पाठ, प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृदः। क्या है? प्राणेभ्यो भी अपि प्रिय सुहृदः। यह जो पाठ है ये महाकवि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, किसकी है? विशाख दत्त की है। अंक है इसमें 10। चंदन दास की एक सूक्ति है, अति आदर संकनीय है, अत्यधिक आदर संज्ञा के योग्य होता है। फिर आता हमारा 9वां पाठ, सुंदर वचन। प्रस्तुत पाठ में संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो आप ये देख लीजिएगा कि यह जो पाठ है प्रिय विद्यार्थियों, ये तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं, और इस ग्रंथ को तमिल का वेद कहा जाता है। तमिल भाषा का, जैसे संस्कृत भाषा का वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, वैसे है इसी प्रकार से जो तिरुकुरल है ना, तिरुकुरल, ये तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तिरुकुरल के रचयिता कौन है? तो तिरुवल्लुर है। तिरु से ही शुरू हो रहे हैं, तो आप देखते ही पहचान लीजिएगा। तिरु शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तिरु शब्द का जो अर्थ है वो है श्री का वाचक। क्या है? श्री का वाचक। और तिरुकुरल पूरे के पूरे शब्द का अर्थ पूछे तो क्या हो जाएगा? श्रिया युक्त वाणी। क्या हो जाएगा? श्रिया युक्त वाणी। और अगर तिरु शब्द का अर्थ पूछे तो श्री हो जाएगा। फिर आता है हमारा अन्योक्त है। यह जो पाठ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया हमारा जगन्नाथ जी के द्वारा, और माघ के द्वारा, और भर्तृहरि के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट यही है, जगन्नाथ की कुछ रचनाएं दी गई है, लगभग 13 कृतियाँ में देखने को मिलती है। तो ये हमें पता होना चाहिए जगन्नाथ जी की। तो यहाँ पर देखो, आप लहरी शब्द नोट करके चलिएगा, पहले हम लहरी करेंगे। तो यहाँ पर देखो, गंगा लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी। तो जिस शब्द के अंत में लहरी शब्द आ रहा है, लहरी, तो वो किसकी है? वो है जगन्नाथ की। फिर आप देखिएगा विलास, विलास, जिस शब्द के अंदर अंत में विलास आ रहा है वो भी किसकी है? जगन्नाथ की। प्राणाभरणम, जगदाभरणम, यमुना वर्णनम, मनोरमा कुचमर्दनम, चित्र मीमांसा खंडनम। तो यहाँ पर भी आप देखोगे जब लास्ट के अक्षर की साउंड तो सेम है बिल्कुल। बोल करके देखो अभी साथ में, भरणम, भरणम, वर्णनम, मर्दनम, खंडनम। तो ये भी किसकी है? ये भी है हमारे पंडित राज जगन्नाथ की। और रस गंगाधर सभी जानते ही है, पंडित गंगाधर, सॉरी, पंडित राज जगन्नाथ की है। 9वीं क्लास हमारी हो गई थी। अब हमारी आती है 11वीं कक्षा, जिसका नाम क्या है? शाश्वती। क्या नाम है? शाश्वती। पुस्तक का नाम है ये, 11वीं कक्षा का नहीं है। तो ये पुस्तक है हमारी शाश्वती भाग 1, शाश्वती भाग 1। तो इसके अंदर क्या है? शाश्वती जो है, शाश्वती का अर्थ आप सभी जानते ही हैं, जो शाश्वत है, निरंतर है, जो चलता आ रहा है सदियों से, तो उसको हम शाश्वत बोलते हैं। शाश्वत का अर्थ नहीं पूछा जाता, अर्थ सिर्फ और सिर्फ सेम उसी का ही पूछा जाता है, क्योंकि उसी का कुछ पूछने वाला मीनिंग है। जैसे सेम उसी का अर्थ बुद्धि है। तो यहाँ पर शाश्वत शब्द देखते ही सब पता लगा लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है पाठ आपके लिए। फिर आता है हमारा दूसरा पाठ, प्रोपकाराय सताम विभूतय है। ये जो पाठ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये पाठ लिखा गया आर्यसूर द्वारा रचित जातक माला ग्रंथ के 15वें जातक मत्स्य जातकम से लिया गया है। तो ये जो पाठ हमसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से है, तो जातक माला। और जातक माला के 15वें जातक
जिसका नाम क्या है, मत्स्य जातकम। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि 15वें जातक का नाम क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए, मत्स्य जातकम है। इसमें जो टोटल कथा है वो कितनी है, 547 है। कितनी है, 547। सिर्फ यही याद रखना है। फिर आता है हमारा तीसरा पाठ, मानो ही महताम धनम। क्या है, मानो ही महताम धनम, अर्थात जो स्वाभिमान व्यक्ति होता है ना, उसका महान धन क्या होता है, स्वाभिमान। मतलब जो व्यक्ति इज्जतदार होता है उसके लिए अपना जो स्वाभिमान है ना, वही महान धन होता है। क्या होता है, महान धन वही होता है। अब जैसे आप आजकल देख रहे हो सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, तो उनके लिए मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है मान सम्मान की। कुछ भी कर रहे हैं वो व्यूज़ पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, जो पढ़े लिखे इज्जत कमाने वाले लोग हैं, वो यही देखते हैं कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे परिवार की, हमारे कुल की, हमारे माता पिता को अपना सर झुकाना पड़े, कोई हमारे माता पिता के संस्कार में उंगली उठाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो स्वाभिमान होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या जाएगा कि ये जो मानो ही महताम धनम है, ये किसके द्वारा रचित है, तो ये है महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित। किसके द्वारा, महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित। महर्षि वेद व्यास किसके रचयिता है, महाभारत के। किसके है, महाभारत के। और महाभारत के किस पर्व से है, उद्योग पर्व से। ये भी पूछा जा सकता है किस अध्याय से, तो उद्योग पर्व के 131 से 134 अध्यायों में वर्णित है। महाभारत का अन्य नाम क्या है, इतिहास पुराण है। महाभारत में कितने श्लोक है, 1,00,000 श्लोक है। कौन सा छंद है, सभी जानते ही हैं, अनुष्टुप छंद है। फिर आता है हमारा चौथा पाठ, स्वर्ण शक्ति का, सोने की गाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। मैं देख लेती हूँ एक बार मैंने ये PYQ ऐड किया है कि नहीं किया है, पूछा जाता है। लेकिन ये रहा, देखो, शाश्वती इति पुस्तके श्रवण शक्ति का पाठ, सोने की गाड़ी है जो पाठ है, मृच्छक कटिक के किस अंक से लिया गया है। किस अंक से लिया गया है, तो ये लिया गया हमारा 6ठे अंक से। तो ये आप PYQ देख सकते हो। तो ये देखो, प्रस्तुत पाठ श्रवण शक्ति का महाकवि शूद्रक के मृच्छक कटिकम के कहाँ से लिया गया है, नाटक से लिया गया। और किस अंक से लिया गया है, तो 6ठे अंक से लिया गया है। ये देखो, ये लिख रखा, मृच्छक कटिकम के 6ठे अंक से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो मृच्छक कटिकम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसके जो रचयिता है वो शूद्रक है। 10 अंक है जिसको हम प्रकरण बोलते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि मृच्छक कटिकम किस में विभाजित है, तो हमको अंक न लिख करके प्रकरण लिखना है, क्योंकि प्रकरण को ही समझने के लिए मृच्छक कटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है। जैसे हमारा रघुवंश एक महाकाव्य ग्रंथ है, रामायण एक महाकाव्य है, शिशुपाल वध एक महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। इसी प्रकार से जो हमारा मृच्छक कटिकम है, ये क्या है, एक प्रकरण है। आपने 10 रूपक पढ़े होंगे, अर्थात रूपकों के जो 10 भेद होते हैं उसी में से प्रकरण एक भेद है। चारुदत्त व वसंत सेना की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन है। चारुदत्त का अगर हमसे पुत्र पूछ लिया जाए तो कौन है, चारुदत्त का पुत्र रोहसेन है। कौन है, रोहसेन है। फिर आता हमारा 5वां पाठ जो है आहार विचार है। तो ये आहार विचार किसका है, यह है चरक के चरक संहिता नामक ग्रंथ से संकलित है, जहाँ पर विमान स्थानम प्रकरण के रस विमान नामक प्रथम अध्याय से लिया गया है।
तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आता है संतति प्रबोधनम, इम्पोर्टेंट है, भवानी भारती से अवतरित किया गया है ये जो पाठ है। इसके प्रणयन अर्थात इसके जो रचयिता वो कौन है, महर्षि अरविंद है। किसके द्वारा लिखा गया है, महर्षि अरविंद के द्वारा लिखा गया है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि संतति प्रबोधनम भवानी भारती से अवतरित किया गया है और इसके जो रचयिता वो कौन है, महर्षि अरविंद है। फिर आता है हमारा विज्ञान नौका। विज्ञान नौका किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया प्रोफेसर श्रीनिवास रथ के द्वारा। किसके द्वारा, प्रोफेसर श्रीनिवास रथ के द्वारा लिखा गया है। फिर आता है हमारा कंथा माणिक्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ पूछा गया था एग्जाम में। तो जिसका अर्थ क्या है, कंथा माणिक्यम का अर्थ क्या है, गुदड़ी का लाल। जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो ये 2022 के प्रीवियस PYQ में पूछा गया था। मतलब 2022 में ये पूछा गया था कंथा माणिक्यम का अर्थ क्या है। तो मुझे सच में ये नहीं पता था कि कंथा माणिक्यम का अर्थ क्या होता है, और मैंने तुक्का लगाया और तुक्का भी सही बैठ गया। तो मैंने लगाया कि गुदड़ी का लाल, और गुदड़ी का लाल ही सही था। मैंने ये शायद PYQ में ऐड भी किया है, दिखाती हूँ आपको। नहीं किया शायद, नहीं किया, लेकिन मैं कल से PYQ शुरू करूँगी तो उसमें आ जाएगा, तब देख लीजिएगा। छूट गया होगा शायद। तो यहाँ पर ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कंथा माणिक्यम है ये कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है एकांकी संग्रह रूप रुद्रियम से। रूप रुद्रियम से संकलित है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, अभिराज राजेंद्र के द्वारा। किसके द्वारा, अभिराज राजेंद्र के द्वारा, जिसने क्या लिखा है, गुदड़ी का लाल। फिर हमारा आता है ईशः कुत्र अस्ति। तो ये जो पाठ है, ईश्वर कहाँ है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, नोबेल पुरस्कार विजेता कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि। मतलब सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि ईशः कुत्र अस्ति ये पाठ किसके द्वारा रचित है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इन्होंने किस काव्य संग्रह की रचना की थी, इन्होंने करी है गीतांजलि काव्य संग्रह की रचना। किसकी की है, गीतांजलि काव्य संग्रह की इन्होंने रचना की है। और जो गीतांजलि काव्य संग्रह है इसका अनुवाद किसने किया था, ईशः कुत्र अस्ति अर्थात संस्कृत में अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था व्यासराय शास्त्री। तो ये जो अनुवादक है पूरे के पूरे NCERT में 2 से 3 अनुवादक देखने को मिले हैं, तो ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर आता है हमारा गांधी है संस्मरणम। गांधी जी का जो है संस्मरण अर्थात गांधी जी के बारे में कुछ। तो ये जो पाठ है पंडित होशकेरे नगप शास्त्री द्वारा संस्कृत में अनुदित गांधी जी की आत्मकथा पर आधारित है। तो ये हमसे पूछा जा सकता है गांधी ने संस्मरणम किसके ऊपर आधारित है, तो ये गांधी की आत्मकथा पर आधारित है। और ये जो है ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। सत्यशोधनम नामक ग्रंथ कहाँ से उद्धृत है, तो ये सत्यशोधनम मतलब नामक ग्रंथ से उद्धृत क्या है, तो ये है हमारा गांधी है संस्मरणम। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा जाएगा कि गांधी है संस्मरणम यह जो पाठ है किसके द्वारा अनुवाद किया गया है, तो ये किया गया है पंडित होशकरे नागप शास्त्री द्वारा। किसके द्वारा, पंडित होशकरे नागप शास्त्री द्वारा। और किस ग्रंथ से, तो सत्यशोधनम नामक ग्रंथ से। सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब हमारी कक्षा आती है कक्षा 12वीं। 11वीं कक्षा हमारी हो चुकी है, फिर आती है हमारी 12वीं विद्या अमृतम अश्नुते। और एक बात और प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप सिर्फ और सिर्फ TGT की तैयारी कर रही है, क्या है, TGT की तैयारी कर रही है, PGT की नहीं कर रही हैं, आप सिर्फ और सिर्फ TGT कर रहे हैं, तो आपको 11th और 12th क्लास की पुस्तक नहीं पढ़नी है। आप लेफ़्ट कर सकते हैं वीडियो से। आपको 11th क्लास की और 12th क्लास की वीडियो नहीं देखनी है। बाकी आप 6th से लेकर के 10th तक की सभी मतलब जो है टॉपिक देखोगे।
11th 12th आपके एग्ज़ाम में नहीं आती, 11th 12th आती है पीजीटी के अंदर। और पीजीटी वालों को कहाँ से देखना शुरू करना है, तो पीजीटी वालों चाहे वो शुरू से भी देख सकता है, क्योंकि उनको 8वीं से शुरू करनी है और 12वीं तक देखनी है। 8वीं की नहीं करनी है सच्ची, 9th की देखनी है, तो वो 9th से शुरू कर सकता है, 9th से लेकर के 12th तक। तो ये पीजीटी वालों को करना है। यह जो पाठ है ये कहाँ से संकलित है, ईशावास्य उपनिषद से। विद्या अमृतम अश्नुते पढ़ने से ही पता लग रहा है। टोटल उपनिषद बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि जो टोटल उपनिषद है वो कितनी है, तो 108 है। कितनी है, 108 है। उसमें से 11 उपनिषद बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी है, ईश, केन, कठ, प्रशन, मुंडक, मांडुक्य, तैत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वत्र, ये सभी 11 की 11 उपनिषद इम्पोर्टेंट है। और अब हमारा जो है 12वीं कक्षा शुरू हो चुकी है। आई होप आपको मैंने बता दिया, मैं भूल गई थी। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट आता है जिसका नाम है रघु कोश संवाद। वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है रघु और कोश का जो संवाद है वो किस रघुवंशम के किस सर्ग में वर्णित है। तो ये है किस सर्ग में है, ये हम देखेंगे किस सर्ग में है ये रघुवंशम के। तो ये है हमारा रघु कोश संवाद। ये देखो, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के पंचम सर्ग से संकलित है। किस सर्ग से, रघुवंश के पंचम। रघु और कोश का संवाद इसमें वर्णित है, अर्थात वो आपस में बातचीत करते हैं रघु और कोश। तो ये किस में है, ये हमारे रघु और कोश का जो संवाद है ये पंचम सर्ग में वर्णित है। किसके अंदर, 5वें सर्ग के अंदर वर्णित है। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। कालिदास की उपाधि आप जानते ही हैं, कवि कुल शिरोमणि, कविता कामिनी, के विलास, उपमा सम्राट, दीपशिखा। किसके नवरत्नों में से एक थे, विक्रमादित्य के। रघुवंशम में टोटल सर्ग कितने हैं, 19 है। ये सभी आप सभी जानते ही हैं। फिर आता हमारा तीसरा पाठ जिसका नाम है बाल कौतुकम। क्या है, बाल कौतुकम। महाकवि भवभूति विरचित उत्तरामचरितम नामक प्रसिद्ध नाटक के चौथे अंक से संकलित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि बाल कौतुकम उत्तर रामचरितम के किस अंक से है, तो चौथे अंक से है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर है चौथा पाठ कर्म गौरवम, अर्थात कर्म का महत्व। तो यहाँ पर ये जो पाठ है ये भगवत गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय से लिया गया है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुज्यस्व, योग है कर्म सुकौशलम। ये मैंने आपको पहले भी करवाया है सेम। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि योग जो है कर्मों में कुशल होता है। फिर है पंचम पाठ शुकनाशो उपदेश। शुकनाश मंत्री के द्वारा इसमें उपदेश दिया गया है। शुकनाशोपदेश किसका भाग है, कादम्बरी का। किसका, कादम्बरी का। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो शुकनाशोपदेश है ये कहाँ से लिया गया है। हमसे प्रश्न में पता है कैसा पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि शुकनाशोपदेश कहाँ से लिया गया। हमसे पूछा जाएगा शुकनाशोपदेश का उपजीव्य ग्रंथ क्या है। क्या है, शुकनाशोपदेश का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, उपजीव्य। तो उपजीव्य क्या है शुकनाशोपदेश का, ये हो जाएगा कादम्बरी। क्या हो जाएगा, कादम्बरी। अर्थात कादम्बरी को ही आधार मार करके शुकनाशोपदेश में इन्होंने, मतलब कादम्बरी में ही इन्होंने शुकनाशोपदेश की रचना की है। तो उपजीव्य आप इसको ही मान सकते हैं। महाकवि बाणभट्ट जी इन्होंने कादम्बरी की रचना की है, तो शुकनाशोपदेश की भी रचना इन्होंने ही करी होगी। तो यहाँ पर ये जो कन्याकुब्ज कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, हमसे ये पूछा जा सकता है कि महाकवि बाणभट्ट किस राजा के राजाश्रय में रहे हैं। तो वो किस में रही हैं, कन्याकुब्ज कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के। किसके, हर्षवर्धन के। और इन्होंने हर्षवर्धन के जीवन का चरित्र भी लिखा है जिसका नाम है हर्षचरित, जो एक क्या है, आख्यायिका है।
तो यहाँ पर इनकी सिर्फ 2 ही रचना है जो इनको प्रसिद्धि दिलाती है। एक है हर्षरितम, दूसरी है कादम्बरी। हर्षरितम पहली कृति है इनकी जो एक आख्यायिका है। कादम्बरी एक कथा है जिसमें चंद्रापीड़, कादम्बरी तथा पुंडरीक महाश्वेता के प्रणय का अर्थात प्रेम का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर शुकनासोपदेश में क्या है ये देख लीजिए। शुकनासोपदेश में शुकनास नाम का एक मंत्री है। शुकनास मंत्री किसका मंत्री है? तो ये मंत्री है महाराज तारापेड़ का। किसका? महाराज तारापेड़ का। और महाराज तारापेड़ के बेटे का नाम क्या है? चंद्रापेड़। क्या नाम है? चंद्रापेड़। तो ये जो चंद्रापेड़ है इसी को अब राजगद्दी पर बिठाया जा रहा है। और महाराज तारापेड़ को ये चिंता हो रही है कि कहीं जो है चंद्रापेड़ सब कुछ प्राप्त करके ऐश्वर्य को प्राप्त करके अपने जो है मार्ग से भ्रष्ट ना हो जाए। जैसे आजकल यही चल रहा है कि किसी के पास थोड़ा सा धन आ जाता है तो वो गरीबों की वैल्यू करना भूल जाते हैं, वो अपने पास्ट के जीवन को भूल जाते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि कहीं वो मतलब अपने ऐश्वर्य में ना जीने लग जाए, सिर्फ और सिर्फ मदिरा पान और मतलब अपने कार्य को ना छोड़ दे, वो पथ से भ्रष्ट ना हो जाए। इसलिए महाराज तारापीड़ जो है अपने मंत्री शुकनाश को कहते हैं कि आप चंद्रापीड़ को उपदेश दीजिए। बस उसमें यही कहानी वर्णित है। फिर आता है हमारा 8वां पाठ जिसका नाम है कार्यम व साध्येयम देहम व पातीयेयम। या तो कार्य की सिद्धि होगी या देह का विनाश होगा। तो ये जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया हमारा शिवराज विजयम से। कहाँ से? शिवराज विजयम से। शिवराज विजयम के रचयिता कौन है? तो ये सभी जानते ही हैं, अंबिका दत्त व्यास है। अंबिका दत्त व्यास। और अंबिका दत्त व्यास जी जो है उस का ये जो शिवराज विजय है ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये क्या है हमारा? ये है एक उपन्यास। और उसके किस निश्वास से? पहले विराम के चौथे निश्वास से लिया गया है। ये क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है, इतिहास पर आधारित है। महाराज जो शिवाजी हुआ करते थे उनके विषय में ये वर्णित है। प्रथम विराम के चौथे निश्वास से ये संकलित है। टोटल कितने निश्वास वो विराम है इसके अंदर? तो टोटल प्रथम विराम के चौथे निश्वास, क्षमा करना मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगी आपको देख करके कल की क्लास में कितने थे। गलत बताने से बेटर है कि देख करके बता दिया जाए। तो ये है 9वां पाठ दीनबंधु श्री नायार। 9वां पाठ ये क्या है? उड़िया भाषा के प्रख्यात साहित्यकार श्री चंद्रशेखर दास वर्मा के द्वारा रचित पाषाण कन्या इस कथा संग्रह से संस्कृत अनुवाद से संकलित है। इसके अनुवादक जो है वो डॉक्टर नारायण दास है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर ये हमारे आ गए हैं, फिर मैं एक बार से फिर करवा देती हूँ कि पद्म शास्त्री द्वारा रचित नहीं है। क्या नहीं है? इन्होंने चाय शतकम की रचना की है, लोकतंत्र विजय की रचना की है, लेनिन अमृतम की रचना की है, लेकिन पद्मिनी की रचना इन्होंने नहीं की है, क्योंकि हमने पद्मिनी अभी तक किसी भी रचना में नहीं पढ़ा है। निनादये नवीनामय वाणी वीणाम इति भारती वसंत गीते रचयिता का है, तो ये हमें पता ही है, भारती जानकी वसंत वल्लभ। तो ये हम अच्छे से याद रख सकते हैं। भवानी भारती इति नामधेयम संस्कृत खंड काव्यम कश्य रचना अस्ति। तो भवानी भारती जो है वो किसकी है? वो है हमारे महर्षि अरविंद की है। किसकी है? महर्षि अरविंद की है। अंबिका दत्त व्यास की एकमात्र रचना है शिवराज विजय, जो एक क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है। स्मानी व आकुति ही स्माना हृदयानी वह वेद वाक्य अत्र आकुति ही पदस्य को अर्थ है। तो यहाँ पर आकुति पद का अर्थ आकार नहीं होगा, क्या होगा? संकल्प। क्या होगा? संकल्प। शाश्वती इति पुस्तक के श्रवण शक्ति का पाठ ये किस अंक से है? तो ये मृच्छक कटिकम के 6ठे अंक से लिया गया है। फिर है श्री पद्म शास्त्री विरचित कथा संग्रह अस्ति। तो ये विश्व कथा शतकम है। क्या है? विश्व कथा शतकम। तो यहाँ पर आपको ये भी कंफ्यूज किया जा सकता है। देखो, सिनेमा शतकम हमने पढ़ा है, पद्म शास्त्री का है। क्या है? पद्म शास्त्री का है। लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया गया है? सिनेमा कथा शतकम, जो सरासर गलत है।
और हमसे क्या पूछा है, संग्रह अस्ति, तो विश्व कथा शतकम ही सिर्फ और सिर्फ सही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सिनेमा कथा शतकम नहीं था, सीधा सिनेमा शतकम था। तो ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। फिर ये देखो, गांधी विरचिताया आत्मकथया पंडित होस्केर नागब शास्त्री की तो अनुवाद है किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वो हमने अभी भी पढ़ा सत्य शोधनम से। और मैंने क्या किया था, जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी सत्याग्रह कर दिया था, क्योंकि हम सभी ने ज़्यादातर सत्याग्रह ही गांधी जी के लिए सुना होता है, और मैं पढ़ करके तो गई ही नहीं थी। तो पढ़ करके तो जाना ही नहीं होता एग्ज़ाम में, मेरे जैसे कार्टून ऐसे मुँह उठा के चल देते हैं। तदेव गगनम सैव दराइती कविता संग्रह से रचयिता कौन है, तो ये हमारे प्रोफेसर श्रीनिवास रथ। आई होप आप समझ गए होंगे। देवर्षि कलानाथ शास्त्री की रचना नहीं है, तो जीवनस्य पृष्ठ चतुष्टयम, ये रचना किसकी है, मथुरानाथ शास्त्री की है। किसकी है, मथुरानाथ शास्त्री की। तो ये कलानाथ की नहीं है, इसलिए बाकी सब ये जो है कथानकवल्ली, विद्वंजन चरितामृतम, संस्कृत नाट्यवल्ली, ये सभी जो है उसके अंदर है। फिर है क्रोधात भवति, क्या है, सम्मोह है, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। फिर है आरुणि श्वेत केतु का संवाद, छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। कमेंट करके अवश्य बताइएगा क्लास कैसी लगी, और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।